हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस सूरत इन कोलैबोरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की, विच इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे मटेरियल की जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के केस में ना तो प्रॉपर कंडक्टर है, ना ही प्रॉपर नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे मटेरियल्स कैसे बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये सारी बातें इस पूरे चैप्टर में हमारे पास आने वाली हैं। अब ये सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले अपने को ये बात समझनी होगी कि करंट या कंडक्शन कैसे होता है किसी मटेरियल में। तो हम जानते हैं कि भैया ये अगर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। अब जो बिल्कुल पास वाले ऑर्बिट्स हैं, जो न्यूक्लियस के एकदम पास वाले ऑर्बिट्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा न्यूक्लियस के साथ वो बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम से दूसरे एटम में या एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाते। लेकिन जैसे जैसे आप बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जो इनका अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वीक होता जाता है। इस केस में मान लीजिए पास में एक एटम और है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिट्स इसके हैं। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे वैकेंसी है तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाए। क्लियर है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक होता है, इन सारे ऑर्बिट्स को अपन कहते हैं कंडक्शन ऑर्बिट्स। और जो अंदर वाले ऑर्बिट्स हैं जिन्हें जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एटम से दूसरे एटम में नहीं हो पा रहा, उन्हें कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट्स। इसी के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे दो टर्म्स बोलते हैं, एक होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड, दूसरा होता है वैलेंस एनर्जी बैंड। इसका मतलब ये कि ऐसे ऑर्बिट्स या ऐसी एनर्जी गैप, ऐसे एनर्जी की बैंड जहां तक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी में अगर हैं तो वो एक एटम से दूसरे एटम में नहीं जा पाएंगे, ऐसे को बोलते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड। मतलब वो उस एटम में ही रहेंगे, उस न्यूक्लियस के आसपास ही रहेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी गैप में जहां पे वो एक एटम से दूसरे एटम में जा पा रहे हैं और करंट का फ्लो करवा पा रहे हैं, उस एनर्जी गैप को बोलते हैं, उस एनर्जी बैंड को बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड। क्लियर है। अब अगर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस पास पास रखे हैं, बहुत सारे एटम पास पास रखे हुए हैं, तो सोचो सबके जो ऑर्बिट्स हैं, जो ऊपर वाले हैं कॉमन, जो बाहर वाले ऑर्बिट्स हैं ऐसे वाले, वो सब कॉमन एक एनर्जी बैंड पे रखे जा सकते हैं, जिसे कंडक्शन एनर्जी बैंड बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अगले तक आराम से मूव कर सकता है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जो कंडक्शन होता है वो कंडक्शन एनर्जी बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से हो पाता है। तो अब यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, कौन कौन से एनर्जी बैंड होते हैं। Overlapped energy levels are termed as energy bands. ठीक है। Energy bands formed by the overlapping of valency electrons is called valency energy band. जो valency electrons मतलब जो अंदर की तरफ रहे हैं, न्यूक्लियस के पास रहे हैं। Energy band formed by the overlapping of conduction electrons is known as conduction energy band. वो सारे ऑर्बिट्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनकी जो एनर्जी का बैंड रहेगा वो कंडक्शन एनर्जी बैंड कहलाएगा। अब जो सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन प्रेजेंट इन द कंडक्शन एनर्जी बैंड। जब तक कंडक्शन एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन है तभी वहां पे कंडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं हो पाएगा। अब अगर ऐसा है कि आप इनको एनर्जी फॉर्म में देखो तो ये मान लीजिए कंडक्शन एनर्जी बैंड हो गया जिसकी एनर्जी ज्यादा है, और ये हो गया आपका वैलेंस एनर्जी बैंड जिसकी एनर्जी कम है। अगर इन दोनों के एनर्जी का गैप यहाँ पे है डेल्टा ई, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में जाना है तो उसको कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने एक्साइटेशन में पढ़ा है ये बातें सारी। तो इतनी एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी, वही एनर्जी यहाँ जो कहलाती है, ये कहलाती है फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ई। ठीक है। दिस डेल्टा ई इज डेल्टा ई जी, जिसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। The minimum energy required for exciting an electron from valency energy band to conduction energy band is known as forbidden energy gap, delta Eg. तो कंडक्शन का मिनिमम और वैलेंस एनर्जी का मैक्सिमम, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि इस
फॉरबिडन एनर्जी गैप पे या बैंड स्ट्रक्चर पे हम कैसे मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं, कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है, ये कैसे हम बता पाएंगे। तो टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब अगर आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके लिए जो एनर्जी बैंड बनता है, ये अगर कंडक्शन एनर्जी बैंड है, तो इसी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड बनता है वो भी यहीं पे आता है, दोनों ओवरलैप होते हैं किसी पोजीशन पे। अगर ऐसा है, दिस इज वैलेंस एनर्जी बैंड, और ब्लू वाला जो आपने बनाया है वो है कंडक्शन एनर्जी बैंड। और अगर वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं किसी पोजीशन पे या किसी लेवल पे, ओवरलैप हो रहे हैं मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो अभी वैलेंस बैंड में है उसे आप कंडक्शन बैंड में भी कंसिडर कर सकते हैं ऑलरेडी। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ई इस केस में हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरलैप कर चुके हैं, यहाँ पे एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही बात यहाँ पे लिखी गई है, देखिए ये हो गया वैलेंस एनर्जी बैंड, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा है वैलेंस एनर्जी बैंड मिनिमम, वैलेंस एनर्जी बैंड मैक्सिमम, ये लेवल यहाँ पे हो गया। ऐसे ये जो है ये कंडक्शन एनर्जी बैंड है, यहाँ से यहाँ तक वाला, दिस इज कंडक्शन एनर्जी बैंड मिनिमम लेवल, दिस इज मैक्सिमम लेवल। और ये दोनों यहाँ पे इतने रीजन में ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है उन्हें आप कंडक्शन बैंड में भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन है। तो जब कंडक्शन बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे होंगे, इसीलिए कहलाते हैं कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। तो द सॉलिड सब्सटेंस इन विच फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0 आर नोन एज कंडक्टर्स। ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्शन कर पा रहे हैं। ऐसे मटेरियल को कहते हैं कंडक्टर मटेरियल। दूसरे जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर मटेरियल। इसमें जो कंडक्शन एनर्जी बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जबकि वैलेंस एनर्जी बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। और इनका जो एनर्जी का गैप है दिस डेल्टा ई जी, ये बहुत ज्यादा होता है, ये लगभग होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। ऐसा मटेरियल जिसमें ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बैंड पूरा खाली हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड पूरा भरा हुआ हो, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, ऐसा मटेरियल क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। जिसमें लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप हो वो इंसुलेटर मटेरियल होता है। तो अगर इसमें आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको बहुत हाई एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, उस हाई एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो पाएगा और फिर वो आगे कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पे या जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं उसमें ये प्रोसेस नहीं होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, इसलिए इसको अपन कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, और तीसरे टाइप के जो मटेरियल आते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या हो गए, जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। मतलब आप अगर 0 केल्विन पे ये देखें इसका सिस्टम, तो ये ऐसा है कि जो इसका वैलेंस एनर्जी बैंड है वो पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, जबकि कंडक्शन एनर्जी बैंड जो है वो पूरा खाली है इस टाइम पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अब 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये कम है, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। कंपेरेट कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आप जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे आपने मटेरियल रखा हुआ है, तो रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब कंडक्शन एनर्जी बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड में कुछ यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच चुके हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे आते आते यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो गया है। ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। जो 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंडक्टर ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आए ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा कंडक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं अपन सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें जो ये एनर्जी बैंड होता है ये बहुत छोटा होता है, लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होता है। कुछ मटेरियल्स के लिए एनर्जी गैप जो है वो आपको यहाँ दिखा रखा है, इसमें से कुछ आपको याद रखने हैं। जैसे सिलिकॉन के लिए दिस इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मेनियम के लिए दिस इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ऐसे इंडियम एंटीमोनाइट के लिए 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, गैलियम आर्सेनाइड 1.43 और टेलुरियम 0.33। इसमें से ये दो तो आपको याद रखने ही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको हम वाइडली आगे यूज करने वाले हैं। सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है,
ये बातें आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है। अब सेमीकंडक्टर्स आपको बात समझ में आ गई। अब इनका एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ लेते हैं जल्दी से। कंपैरिजन यहाँ पे लिखा गया है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बीच में। तो देखिए क्या कह रहा है। कंडक्टर्स जो है, वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। ये बातें यहाँ पे कंडक्टर में होती हैं। कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता, ये बात हमने कर ली थी। इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली खाली होता है, जबकि वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लगभग लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होता है। डायमंड का मैक्सिमम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिखा रखा है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स के केस में ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो जो कंडक्टिव बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और इसमें जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता है, लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप के बराबर यहाँ पे रहता है। क्लियर। रूम टेम्परेचर पे अगर कंडक्टर की बात करें, ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड और ओवरलैप बैंड, सारे के सारे वहां पे रहते हैं। इंसुलेटर में रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सफिशिएंट थर्मल एनर्जी नहीं होने की वजह से फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं कर पाते, और इसीलिए वो हमेशा वैलेंस बैंड में रहते हैं। कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी रहता है। जबकि सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पे आते आते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट एनर्जी होने की वजह से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये सारी बातें हमने भी पढ़ ली थी, वही डायग्राम में जो बता रखी थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी कॉपर की देखो तो -8 में चल रही है, ऐसे ये सिल्वर की भी -8 में चल रही है। इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसको सिग्मा लिखते हैं, 10⁻7 से 10⁻8 तक ये चलती है। ऐसे अगर इंसुलेटर में आओगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, बहुत नेग्लिजिबल कंडक्शन यहाँ होता है, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी देख रहे हैं, ये 10⁻11 से 10⁻12 में रेजिस्टिविटी इसकी चल रही है, जबकि यहाँ रेजिस्टिविटी कितनी थी, -8। तो आप देख पा रहे हैं बहुत डिफरेंस यहाँ पे है। डायमंड की वेरी लो कंडक्टिविटी 10⁻14 इसकी रेजिस्टिविटी चलती है, और कंडक्टिविटी के केस में -10 से -14 -15 तक ये चल रहा है, जबकि इसकी कंडक्टिविटी +7 से 8 में थी। तो बहुत डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जब आप सेमीकंडक्टर्स में आते हैं तो मैनी कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट कंडक्शन इज स्मॉल, सो मीडियम रेजिस्टिविटी और मीडियम कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो रेजिस्टिविटी लगभग 2100 ओम सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.47 ओम मीटर, ऐसे ही कंडक्टिविटी भी यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो कंडक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट कैरी करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है कॉपर में अगर बात करें तो दिस इज 10⁻28 पर मीटर क्यूब के आसपास, इतना इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसमें करंट कैरी कोई नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। और यहाँ पे अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं करंट के लिए। तो एट रूम टेम्परेचर अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखो तो ये आते हैं 10⁻19 के आसपास, सिलिकॉन में भी आते हैं 10⁻16 के आसपास, जबकि कॉपर में आप देखें 10⁻28 थे। तो बहुत डिफरेंस है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी। ये होल्स क्या होते हैं, व्हाट इज दिस होल्स? जो वैकेंसी बनी रहती है, मान लीजिए आपने बताया था ना कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास ये ऑर्बिट्स हैं, इस ऑर्बिट में अगर यहाँ पे वैकेंसी है तो जो पास वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो इस पोजीशन पे आ सकता है, ऐसी को कहते हैं होल। जो वैकेंसी होती है उसको क्या कहा जाता है, होल। तो ये वैकेंसीज भी जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में यहाँ पे मदद करती हैं एक सेमीकंडक्टर के केस में। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि कंडक्टर्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट फ्लो करते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों ही यहाँ पे करंट फ्लो में पार्ट लेते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ये हमने रेजिस्टेंस में जब पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बात करी थी। क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, कोलिजन बढ़ता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप इंसुलेटर की बात करो तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके। आप अगर एक इंसुलेटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे रखो तो वो थोड़ा सा कंडक्टिव बन जाता है। जबकि यहाँ पे भी अगर बात करें सेमीकंडक्टर के केस में तो यहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों बढ़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन बढ़ जाता है।
कंडक्टर में ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, और बढ़ाओगे तो कोलिशन ज्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक ठाक है, बढ़ाएंगे तो सपोर्ट ही करेंगे। वही बात यहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी लगातार कम होती रहती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, या आप कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। क्लियर है? चलिए, तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट देखें रेजिस्टेंस का, तो सेमीकंडक्टर के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट देखें तो वो पॉजिटिव रहेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसलिए कोफिशिएंट नेगेटिव, यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। तो पहला जो टाइप है वो आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये कि ये जो जिस मटेरियल से बना है, मान लीजिए जर्मेनियम आपने ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए जर्मेनियम का या सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो सारे न्यूक्लियस हैं ये सारे एक सेम एलिमेंट के हैं। मान लीजिए आप सिलिकॉन लेते हैं तो ये सारे सिलिकॉन सिलिकॉन यहाँ पे बने हुए हैं, सिलिकॉन के न्यूक्लियस हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, और बॉन्ड के साथ ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। अब अगर जीरो केल्विन की बात करो, तो जीरो केल्विन पे हम जानते हैं कि ये पूरा फील्ड रहेगा, दिस इज वैलेंस एनर्जी बैंड, ये पूरा फील्ड होता है, और कंडक्शन एनर्जी बैंड जो होता है वो पूरा एम्प्टी होता है एट जीरो केल्विन। क्लियर है? कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है, सारे के सारे इन बॉन्ड्स में बंधे हुए हैं। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसके पास एक थर्मल एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड टूटने लगते हैं। अब जैसे बॉन्ड टूटेंगे, तो मान लीजिए यहाँ किसी बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ इस क्रिस्टल में फ्री टू मूव हो जाता है, इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो जैसे वैलेंस बैंड से आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ते हैं तो वहां पे एक होल क्रिएट होता है, तो वो होल यहाँ वैलेंस बैंड में है, जबकि उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो अब कंडक्शन बैंड में पहुंच चुका है। तो इस बार आप देखें तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, यहाँ पे जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होती है। क्लियर है? आप अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन कौन है। चार्ज कैरियर से नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों यहाँ पे होते हैं। ठीक है? अब क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसी से होल बनेगा, तो जो डेंसिटी दोनों की होती है वो भी दोनों की डेंसिटी इक्वल होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स भी आपको यहाँ मिलते हैं, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्लियर बात? इसमें जो डेंसिटी लिखी जाती है उसका एक फॉर्मूला है जो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। Number of electron या electron density in conduction band is equal to electron density, hole density in valence band is given by A into T raised to power 3 by 2 into E power minus delta Eg by 2 kT। ये एक एक्सप्रेशन है, आपको याद नहीं करना है ये एक्सप्रेशन, बस आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के साथ ये इस तरीके से वेरी करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन या होल डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। यही बात हमने देखी कि जीरो केल्विन पे ये बिल्कुल इंसुलेटर था, सारे के सारे वैलेंस एनर्जी बैंड में थे, ये पूरा खाली पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले, तो इधर होल जनरेट होने लगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे। इन दोनों की वजह से यहाँ पे अब करंट फ्लो हो पाएगा। तो कितना होता है ये यहाँ पे बता रखा है आपको, दिस आर Ne is इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। और ऐसे ही NH इज नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब इन वैलेंस एनर्जी बैंड। ऐसा ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है आपको। क्लियर है अच्छे से? तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं, या दोनों की डेंसिटी बराबर होती है, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने से ही दोनों जनरेट होते हैं, एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों बनेंगे, इसलिए इनकी डेंसिटी यहाँ पे बराबर है। कब? जब प्योर सेमीकंडक्टर है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में
कंडक्शन कैसे होता है इस बारे में बात करते हैं। अब इसमें जो कंडक्शन होता है अभी हमने पढ़ा कि वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। आप होल्स को एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब जहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां नहीं है, तो जहां नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था वो नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वहां पे आप इसको मान सकते हैं। तो होल्स को आप ट्रीट करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो आप अगर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें होल्स भी हैं, तो जब आप एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ कंडक्टिंग वायर्स आपने लगा रखे हैं, तो क्या होगा, ये साइड पॉजिटिव साइड है, ये साइड नेगेटिव साइड है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, जबकि होल्स पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जो नेट करंट देखा जाता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो नेट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से भी और होल्स के फ्लो की वजह से भी। तो आप जब टोटल करंट यहाँ लिखेंगे, तो टोटल करंट आप यहाँ पे लिखेंगे दिस आई शुड बी इक्वल टू आई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आई बिकॉज ऑफ होल्स। ये टोटल करंट यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। अब अपन इसको प्रूव करना चाहते हैं कि भैया कितना कितना यहाँ पे चीजें होने वाली हैं। तो इसके लिए अपन ने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल उठा लिया। इसकी डायमेंशन आपको बता रखी है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी जो लेंथ है वो एल है। यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है इस तरीके से, दिस साइड इज पॉजिटिव दिस साइड इज नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, जो होल्स मूव करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। अब इसकी वजह से अपन टोटल करंट यहाँ पे देखना चाहते हैं और इसकी कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसका जो प्रूफ है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें अभी मान लेते हैं, जैसे ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन ई जो हो गया वो हो गया डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एन एच जो हो गया वो हो जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। म्यू ई यहाँ पे एक टर्म आती है विच इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिफाइन होता है इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव करता है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दिस इज द मोबिलिटी। ऐसे म्यू ऑफ होल ये हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ होल, और ये डिफाइन होता है कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल अचीव करता है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे कंसिडर करनी है, ओके। वी आप बता दिया, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। इन सबको यूज करके अपने को यहाँ पे करंट और कंडक्टिविटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अपने को लिखनी है सिग्मा, तो वो लिखी जा सकती है चार्ज इनटू कितने इलेक्ट्रॉन्स कितनी कंडक्टिविटी के साथ या कितनी मोबिलिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ऐसे ही कितने होल्स जो हैं वो कितनी मोबिलिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी कहाँ पे है, ये इस ब्लॉक के अंदर है जो आपने यहाँ बता रखी है। जो ब्लॉक आप देख रहे हैं एल साइज का, एरिया जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसके अंदर ये कंडक्टिविटी आप लिख सकते हैं। अब जो टोटल करंट अपन ने देखी वो टोटल करंट कैसी लिखी, टोटल करंट इज करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट बिकॉज ऑफ होल्स, ये लिखा जाता है। अब हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने करंट लिखा था, कितना लिखा था, एन ई ए वी डी, रिमेंबर। तो ई एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन ने यहाँ वी ई बोली। ऐसे आप जब होल्स के लिए लिखेंगे तो चार्ज तो उसका भी ई है, नंबर ऑफ होल्स इनटू ए इनटू वी ऑफ होल्स, ये यहाँ लिखा जाएगा। दोनों का ही आ गया। अगर टोटल करंट लिखा जाए इन दोनों को ऐड करके तो ई और ए आ गया कॉमन, अंदर बचा आपके पास एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ये आपके पास आ गई टोटल करंट। अब इस करंट को यूज करके अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपने वी लगा रखा है, बैटरी यहाँ पे वी लगा रखी है आपने, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी यहाँ यूज कर रखी है। तो अगर रेजिस्टेंस लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, करंट को लिखा जा सकता है वी बाई आर से, ओम्स लो, या फिर ये जो पूरी टर्म लिखी है अब इसको लिख सकते हो, दिस वी बाई आर इज इक्वल टू ई ए
NeVe प्लस NHVH, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाय L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर ऐसा है तो V की जगह अगर मैं लिखूं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ? E इंटू एल के बराबर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E इंटू एल। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो यहाँ पे, तो आपको V बाय आर जो मिला हुआ है, बेसिकली वो लिखा हुआ है EL बाय आर इज इक्वल टू EA NeVe प्लस NHVH, ऐसा लिखा हुआ है। या इसको मैं ऐसा लिखूं, ये E इधर डिवाइड कर दूं, और अपन जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है? दिस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ऐसा लिखते हो रेजिस्टेंस को आप। यहाँ पे ये चीज बनाने की कोशिश अपन करते हैं, तो मैं रो को लिख सकता हूँ यहाँ पे R इंटू ए बाई एल, ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से ये बन रहा है आपके पास, A नीचे आ रहा है, E भी नीचे आ रहा है, ये बन रहा है E डिवाइडेड बाई E इंटू आर इंटू ए बाई एल, ये बन रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू NeVe प्लस NHVH। ये बन गया आपके पास E बाई E रो इज इक्वल टू NeVe प्लस NHVH के बराबर। क्लियर है? ये आपके पास इक्वेशन बन गई यहाँ से। या इस E को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये E यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, इसको लिखा जा सकता है ऐसा E इंटू दिस। ये आपके पास बन गया E बाई रो की बराबर। ओके, अब ये जो मोबिलिटी की टर्म में अगर इसमें लिखूं, तो मैं इस E को इधर डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से आएगा 1 बाई रो इज इक्वल टू E इंटू इस E को इधर डिवाइड कर दिया तो NeVe बाई E प्लस NHVH बाई E। और ये क्या था? V बाई E इज नथिंग बट मोबिलिटी। ये बन रहा है आपके पास, तो 1 बाई रो इज नथिंग बट कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू E प्लस NH म्यू H। ये आपका पूरा इसका प्रूफ हो गया जो आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी इसका। क्लियर है? Sigma equal to E NE mu E plus NH mu H. This is the proof of conductivity for the material of semiconductor, where mu E and mu H are the electron and hole mobilities respectively. Clear? This is conductivity of a semiconductor. अब इस पे अगर बात की जाए इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो क्या क्या हम चीजें पढ़ सकते हैं, देखते हैं। In pure semiconductors, at any temperature T, the carrier concentration is equal. जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो Ne equal to NH equal to N, and the conductivity sigma is determined by the value of Eg, जो आपने एनर्जी गैप देखा था फॉरबिडन बैंड, उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे सिग्मा देखते हैं। In metal, however, the value of N is almost the same at different temperatures. Number of electrons जो होते हैं वो different temperatures पे लगभग सेम होते हैं। जो resistance increase होता है ना, वो किस वजह से होता है? Interaction of free electrons with lattice vibrations, इसकी वजह से resistance temperature के साथ बढ़ जाता है। अब absolute zero पे अगर semiconductor की बात करो तो N zero है, sigma भी zero है, तो pure semiconductor behaves like a perfect insulator। पर जैसे जैसे temperature increase करते हैं वैसे वैसे number of होल्स, या आप बात करें एन, और नंबर ऑफ ये मोबिलिटी और नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों इंक्रीज होते हैं। तो जर्मेनियम में अगर बात करें तो टेम्परेचर 300 केल्विन देखें तो उस टाइम पे 2.5 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब इतने कॉन्सेंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है और रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते। यूज कौन से होते हैं? इम्प्योर, या जिनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वो ज्यादा यूज होते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। बात करते हैं अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। ये क्या होते हैं? A semiconductor in which impurities have been added in a controlled manner is called extrinsic semiconductor। इसलिए इसको impure semiconductor भी कहते हैं क्योंकि इसमें impurities ऐड करी। impurities मतलब जो सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर आपने कोई और एलिमेंट, एक्स एलिमेंट के कुछ एटम्स इसमें डाल दिए, तो इसे कहते हैं impurity ऐड करना। और वो कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं। इस
हमारे यूजफुल बनाने के लिए। अब कैसे यूजफुल बनता है इस बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोप करना। द इम्प्योरिटी एटम्स आर आइदर fifth group such as arsenic, antimony, phosphorus और third group such as aluminium, gallium, indium। ये सारे आप इसमें डोप्ड मटेरियल डाल सकते हैं, ये इम्प्योरिटीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप इन दोनों का क्या लॉजिक है सेलेक्ट करने का, इस बारे में आगे बात करते हैं। तो दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। ठीक है। अब एन टाइप और पी टाइप का मतलब क्या है? एन टाइप मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ होल्स हो, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसके अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। Conductivity of extrinsic semiconductor is controlled by the amount of doping. 1 part of a donor impurity per 10⁹ parts of germanium। इतना डोप करते हैं, इतना कम डोपिंग होती है। डोपिंग कितनी हुई? 1/10⁹ पार्ट्स ऑफ जर्मेनियम, इतनी ही डोपिंग होती है। मान लीजिए आपने अगर एल्यूमिनियम डाला है तो एक एल्यूमिनियम का एटम कितने एटम में? 10⁹ एटम्स ऑफ जर्मेनियम में। इतनी कम डोपिंग है, और वो जो है इसकी कंडक्टिविटी 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। सोचो आप, एक एटम इतने सारे एटम्स में डालना, वो कंडक्टिविटी को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। इसीलिए ये इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं, इसलिए वो बनाए जाते हैं, इसलिए डोपिंग की जाती है। ठीक है। The compounds of trivalent and pentavalent elements also behave like semiconductors, जैसे इंडियम एंटीमोनाइड है जिसको INP लिखते हो, या गैलियम, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, फॉस्फोरस। ठीक है। अब बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, इस बारे में अगर बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट फिफ्थ ग्रुप के जो इम्प्योरिटीज हैं वो टू अ सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब था प्योर। इस प्योर में आप अगर ये इम्प्योरिटीज डालते हो फिफ्थ ग्रुप वाली, तो कैसा बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जैसे फॉस्फोरस हो गई मान लीजिए, तो इसका Z कितना होता है? 15। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के लिए 3 नहीं, ये कुछ और होगा, ये गलत है। ऐसे ही 51 वाली हो गई या 83 वाली हो गई, ये सारी Z आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। होता क्या है इसको यूज करने से? तो मान लीजिए अपने सिलिकॉन का एक पूरा प्योर सेमीकंडक्टर ले रखा है, इसके अंदर आपने एक एटम को रिप्लेस करके फॉस्फोरस यहाँ पे डाल दिया। अब फॉस्फोरस है पेंटावेलेंट, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन बॉन्ड बना सकता है 4 से, तो 4 से इसने बॉन्ड बना लिया। इसके पास अब एक बच गया फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है इस क्रिस्टल का। ओके। अब इस इम्प्योरिटी एटम के आने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास इस लैटिस में अवेलेबल हो गया। इस अवेलेबिलिटी की वजह से अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनने वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जनरेट होगा। तो इंट्रिंसिक की जब बात थी, जब प्योर की बात थी, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं था। जितने होल्स बनते थे उतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते थे, Ne = NH होता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से, इसलिए इसे क्या बोला गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इस केस में आप अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखो तो जो वैलेंस बैंड था यहाँ पे, उसमें कुछ होल्स जनरेट होंगे, बॉन्ड जब टूटेंगे तो यहाँ कुछ होल जनरेट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे। कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किस वजह से? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से आया है वो सारे यहाँ कंडक्शन बैंड में होंगे, और उसकी वजह से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस इम्प्योरिटी की वजह से यहाँ पे आए हैं। और इसकी वजह से ये जो एनर्जी बैंड होता है ये गैप भी अब कम हो जाता है। जर्मेनियम के लिए 0.01 रह जाता है, सिलिकॉन के लिए 0.05 रह जाता है, इतना ही गैप कम हो जाता है। तो पहले जो ये जब प्योर था तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये गैप होता था, अब वो गैप और कम हो गया है इस तरीके से। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है? मेजर चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं
फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रॉन मिले वो यहाँ मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल्स भी यहाँ पे बने हैं, लेकिन होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। उनकी जो नंबर है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख सकते हैं दिस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच मोर देन नंबर ऑफ होल्स। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज, जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट फ्लो होगा, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम लिख सकते हैं। अब हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने कंडक्टिविटी देखी थी। कंडक्टिविटी लिखी थी आपने E इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब क्योंकि यहाँ पे एन ई बहुत ज्यादा है तो आप इस पूरे फॉर्मूला को एन एच म्यू एच को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास फॉर्मूला बनता है कंडक्टिविटी का, वो सीधा सीधा इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। क्लियर है? होल्स की यहाँ पे कंडक्टिविटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही जो दूसरी बात आती है वो आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कब बनाए जा सकते हैं? जब आप इसमें ट्राईवेलेंट जो है थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटीज हैं वो आप इसमें पुट करो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ट्राईवेलेंट है, इनके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि आप जो सिलिकॉन की बात कर रहे हैं या जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने जर्मेनियम एटम्स ले रखे हैं, इसके अंदर आपने कहीं कहीं पे ये इंडियम डाल रखा है। इस इंडियम की 3 ही वैलेंसीज हैं। तो एक यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है बॉन्ड के बीच में। ऐसे बहुत सारे होल्स इसके करस्पॉन्डिंग क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो जाएंगे? होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर है? तो इस केस में इसलिए इसको पी टाइप बोलते हैं, क्योंकि एन एच इज मच मच मोर देन एन ई। जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे होल्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। किस किस वजह से बन सकता है? इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ये सारी जो है इसमें इंप्योरिटीज आप पुट कर सकते हैं। सारी ये थर्ड ग्रुप की है या ट्राईवेलेंट है। इन सब के करस्पॉन्डिंग एक होल मिलेगा, इसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कौन है? होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो इस बार आपको अगर कंडक्टिविटी लिखनी है इस पूरे की, तो कंडक्टिविटी सीधा सीधा लिखा जा सकता है E इंटू म्यू एच एन एच। इस बार आप इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पूरी कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल्स की वजह से यहाँ पे मानी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स जो यहाँ पे है वो मच मच मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक बात है? ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा टूटते हैं। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, जैसे मान लीजिए एन टाइप की बात करते हो, तो उसमें होल्स माइनॉरिटी थे। अब ज्यादा के टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा बॉन्ड टूटे, ज्यादा होल्स क्रिएट हुए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इट मे हैपन दैट इलेक्ट्रॉन होल नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द बॉन्ड ब्रेकिंग फार एक्सीड्स द चार्ज कैरियर फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपने वहां कर दिया है तो ऐसा हो सकता है कि इम्प्योरिटी के वजह से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, उससे ज्यादा होल्स वहां पे क्रिएट हो जाएं बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है वो भी एक प्योर सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि इस बार वही जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जैसा कि प्योर में होता था। तो द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जर्मेनियम एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सिलिकॉन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पे वो रखा गया है तो वो प्योर सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। एन टाइप और पी टाइप तब नहीं रह जाएंगे। क्लियर है? तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब बात करेंगे पीएन जंक्शंस की, कि अगर पी टाइप और एन टाइप ये सेमीकंडक्टर्स को आप मिला के एक मटेरियल बनाओ तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।